Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Myself, Rakesh Rulia. I am your business study teacher. अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपको प्रबंध का परिचय और प्रबंध की महत्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, प्रबंध का अर्थ समझते हैं कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध की एक अगर सीधी सा अर्थ अगर आप समझा जाए तो प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्या की जाती है, कला मानी जाती है। मतलब प्रबंध का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना ही क्या कहलाता है, या अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। प्रबंध जो होता है उसके अगर एक और अगर अर्थ समझा जाए तो प्रबंध वह क्रिया है या प्रबंध उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसका निर्माण नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। प्रबंध जो है वो इन 5 कार्यों से मिलकर बनता है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन 5 कार्यों का समावेश होकर प्रबंध का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रबंध की का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है? प्रबंध की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषता है वो है प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि प्रबंध जो होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित करना। मतलब क्योंकि प्रबंध का जो पहला कार्य होता है वो तो होता है नियोजन, और नियोजन का पहला कार्य होता है उद्देश्य निर्धारित करना। जब तक आप कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक प्रबंध शुरू नहीं हो सकता है। उद्देश्य का निर्धारण करने के पश्चात ही प्रबंध का क्या होता है, प्रारंभ होता है। क्योंकि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है और नियोजन का पहला कार्य क्या होता है अभी, उद्देश्य या गोल को निर्धारित करना। जैसे अगर आपने ये टारगेट बनाया कि मेरे को क्या करना है अभी 90% मार्क्स बनाने, जब तक आपने एक गोल डिसाइड किया कि भी आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्या करना होगा, टाइम टेबल जो है या सब्जेक्ट का जो टाइम है उसको आप मैनेज करोगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल ही नहीं होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स लाने, तो आपके सब्जेक्ट का जो टाइम है वो भी क्या नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रबंध जो होता है वो तभी शुरू होता है जब आप क्या करते हो, अपना एक उद्देश्य निर्धारित करते हो। तो ये बोला है कि उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, प्रबंध में प्रधान होता है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया मतलब इसमें मुख्य होता है। अगर जब तक आप अपना उद्देश्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक प्रबंध शुरू नहीं हो सकता है। तो प्रबंध की जो ये पहली विशेषता हुई कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। दूसरी जो विशेषता है वो है प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध क्या होता है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि प्रबंध सभी जगह है। प्रबंध क्या होता है, सभी जगह होता है। भी सभी जगह का मतलब कि चाहे वो व्यवसायिक क्रिया हो, चाहे वो गैर व्यवसायिक क्रिया हो, चाहे वो उच्च स्तर हो, चाहे वो मध्यम स्तर हो, चाहे वो निम्न स्तर हो, सभी जगह क्या होता है, प्रबंध होता है। तो प्रबंध जो है वो क्या है, भी एक सर्वव्यापी क्रिया है। मतलब प्रबंध क्या है, सभी जगह विद्यमान है। प्रबंध सभी जगह विद्यमान होता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है जो प्रबंध के बिना पूरा किया जा सके। अगर आप किसी कार्य को अगर सही तरीके से या प्रबंध के तरीके से अगर आप नहीं करोगे तो उसका परिणाम भी क्या आता है, शून्य आता है। इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है, वो है एनीथिंग एक्टिविटी माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। अगर आप कोई भी काम कर लो, अगर आपने उसमें मैनेजमेंट नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी क्रिया माइनस प्रबंध बराबर 0। अब कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे वो व्यवसायिक क्रिया हो चाहे वो गैर व्यवसायिक हो, हर एक जगह क्या होता है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध के अगर आप कोई कार्य करोगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, शून्य आएगा। तो दूसरी विशेषता क्या होगी कि प्रबंध क्या है, एक सर्वव्यापी क्रिया है। तीसरा आता है कि तीसरी जो विशेषता है वो है प्रबंध बहुआयामी होता है। प्रबंध बहुआयामी, प्रबंध क्या होता है, बहुआयामी। मतलब कि प्रबंध में किसी एक चीज का प्रबंध नहीं होता है। प्रबंध में अपने को क्या करना होता है, एक से ज्यादा
मतलब 3 पॉइंट इसमें दे रखे, उनका अपने को क्या करना होता है अभी, प्रबंध करना होता है अभी। ठीक है, तो प्रबंध को बहुआयामी इसलिए कहा गया है कि प्रबंध में किसी एक कार्य या एक गतिविधि का क्या नहीं होता है, प्रबंध नहीं होता है, बल्कि कई कार्यों को अपने को क्या करना होता है, प्रबंध करना होता है। जिसमें पहला है कार्य का प्रबंध। सबसे पहले अगर आप कोई प्रबंध कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कार्य का प्रबंध करना होगा। कार्य का प्रबंध का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखने होंगे कि उस संस्था में या उस फर्म में या उस कंपनी में कौन कौन से कार्य है। जैसे अपनी स्कूल है तो स्कूल के अंदर क्या है भी, एक अकाउंट का भी काम होता है, टीचर का भी काम होता है, पियोन का भी काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये निर्धारित करना है कि कौन कौन से कार्य है। ठीक है, उन कार्यों को निर्धारित करने के ये होने के बाद में दूसरा काम क्या होता है अभी, पहले तो हो गया कार्य का निर्धारण। ठीक है, ठीक है, फिर आता है लोगों का प्रबंध। पहले तो होता है कार्य का प्रबंध, ये थर्ड पॉइंट में चल रहे हैं। तो फॉर थर्ड पॉइंट में जो पहला था वो क्या था अभी, कार्य का प्रबंध। दूसरा है अपना लोगों का प्रबंध। जितने भी कार्य हैं, चाहे वो अपनी स्कूल है, स्कूल में टीचिंग का भी काम होता है, अकाउंट का भी काम होता है, पियोन का भी काम होता है, तो इन हर एक काम को करने के लिए अपने को लोगों की आवश्यकता होती है। क्योंकि काम जो होंगे वो किसके, वो भी कोई भी कार्य जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो दूसरा अपने को क्या करना होगा, लोगों का प्रबंध करना होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इसमें ये देखना होगा अपने को कि कौन सा पर्सन है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, किस तरह के। ठीक है, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे। उसकी क्या है वीकनेस, क्या है उसके में, उसकी क्वालिटीज क्या है, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट, परिचालन का प्रबंध। परिचालन का प्रबंध क्या होता है अभी, परिचालन का प्रबंध का मतलब ये होता है कि प्रबंध जो है उसमें क्या होता है, परिचालन का प्रबंध का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में क्या हो भी योग्य है, जो व्यक्ति जिस कार्य में क्या है योग्य है, या जिस कार्य को अच्छे तरीके से कार्य वो जानता है, उसको उसी कार्य में क्या किया जाए, लगाया जाए। जैसे कोई टीचिंग में एक्सपर्ट है, टीचर में एक्सपर्ट है, पढ़ाने में एक्सपर्ट है तो उसको पढ़ाने का कार्य दिया जाए। कोई अकाउंट के काम में एक्सपर्ट है तो उसको अकाउंट का काम दिया जाए। कोई पियोन के काम में एक्सपर्ट है तो उसको पियोन का काम दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति का जो कार्य होगा उसको वो दिया जाएगा, तो वो उस काम को क्या करेगा, अच्छे तरीके से पूरा कर पाएगा और उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सही आएगा। तो इन तीनों चीज इसलिए कहा गया है कि ये परिचालन का क्या होता है, इसमें प्रबंध होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रबंध को अपन क्या बोलते हैं, बहुआयामी भी कहते हैं। कि प्रबंध क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब कि प्रबंध में किसी एक चीज का प्रबंध नहीं होता है, एक से ज्यादा चीजों का क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। जैसे ये मैंने बता दिया आपको, पहले कार्य का प्रबंध, फिर लोगों का प्रबंध, फिर परिचालन का प्रबंध। ठीक है, ये तीसरी विशेषता अपनी हो गई है। चौथी जो विशेषता है वो है अपनी प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध को क्या माना जाता है, निरंतर, मतलब प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध जो होता है वो नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण तक क्या होता है, चलता रहता है। प्रबंध जो है वो नियोजन से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिव, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग तक क्या होता है, भी ये चलता रहता है। ठीक है, और जैसे ही अपने को एक उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो दूसरे के उद्देश्य के लिए फिर से प्रबंध होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध क्या है, एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी भी क्या नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। एक उद्देश्य जो है वो नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण तक चलता है, और उसके पश्चात पुनः दूसरे उद्देश्य के लिए क्या होता है, अभी नियोजन या योजना बनाना या प्रबंध होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है अभी। ठीक है, जो फिफ्थ का जो पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रिया। सामूहिक का मतलब कि एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो प्रबंध नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति जो है वो प्रबंध नहीं कर सकता है। प्रबंध करने के लिए कई व्यक्तियों की या बहुत सारे लोगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है।
क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है वो उस संस्था के या उस कंपनी के सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। अभी जैसे एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो एक अगर अकेला व्यक्ति है तो वो इन सभी काम को पूरा नहीं कर पाएगा। उनको हर एक काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक अकेला व्यक्ति सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसको अगर सभी काम को करना है तो उसको अलग अलग व्यक्तियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अकाउंट का काम करने के लिए अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी, टीचर का काम करने के लिए टीचर की, टीचिंग का काम करने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी, पियोन के लिए पियोन। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो सभी काम को नहीं कर सकता, उसके लिए उसको ग्रुप की आवश्यकता होती है। एक मैनेजमेंट करने के लिए, एक प्रबंध करने के लिए आपको क्या होती है, भी लोगों की आवश्यकता होती है, लोगों के समूह की आवश्यकता होती है। एक अकेला व्यक्ति सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब परिवर्तनशील, जिसमें अपन क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। तो प्रबंध क्या माना जाता है, गतिशील प्रक्रिया। मतलब प्रबंध को अपन क्या कर सकते हैं, स्थिति, वातावरण और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसा वातावरण होगा, जैसा जैसी स्थिति होगी, जैसी कंडीशन होगी, उसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, प्रबंध में परिवर्तन ला सकते हैं और प्रबंध का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रबंध का प्रयोग करने के लिए अपने को क्या करना होता है, अभी प्रबंध का प्रयोग जो होता है, प्रबंध जो होता है वो एक क्या होता है, एक गतिशील क्रिया माना जाता है। ठीक है ना, कि प्रबंध एक गतिशील क्रिया है। गतिशील का मतलब इसको स्थिति और वातावरण के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लागू कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध क्या है, एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे। अदृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे। मतलब कि प्रबंध जो होता है उसको न तो अपन क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, न उसको अपन देख सकते हैं। प्रबंध को न तो अपन छू सकते हैं और न ही अपन उसको देख सकते हैं, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। प्रबंध को केवल क्या किया जा सकता है, महसूस। न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, केवल प्रबंध को अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध क्या है, एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध क्या होता है, एक अदृश्य शक्ति होती है। ठीक है, जिसको न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी पार्टी में आप गए, वहां आपने जैसे उस पार्टी में आप एंटर करते हो और वहां पे अगर सब काम क्या होते हैं, सिस्टमेटिकली होते हैं, सारे काम एकदम प्रॉपरली हो रहे हैं, तो आपके मन से एक आवाज आएगी कि यार यहाँ का मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये, आपने क्या देखा, वहां कोई फॉर्मेट थोड़ी था। जैसे एक मोबाइल होता है तो मोबाइल का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसको अपन हाथ में लेके दिखा सकते हैं कि ये मोबाइल है, बट आप मैनेजमेंट को इस तरह से शो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो बोलने का मतलब कि मैनेजमेंट को न देखा जा सकता है, न उसको अपन छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रबंध की विशेषताएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। देखो, एक प्रबंध जो होता है, प्रबंध का मतलब अपन व्यवसाय से ही मानते हैं कि एक व्यवसाय या प्रबंध जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। अभी उसके तीन उद्देश्य होते हैं। उनके क्या होते हैं, तीन उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक मतलब जिस संगठन में का अपन प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है, जिस संगठन में मैनेजमेंट को काम में लिया जा रहा है, जिस संस्था में या जिस कंपनी में या जिस उद्योग में उस प्रबंध का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो संगठनात्मक उद्देश्य में जो है वो दे रखा है सबसे पहले। संगठनात्मक उद्देश्य जो है, ये बोल रहा है एक संगठन जो होता है, एक व्यवसाय जो होता है, उससे जितने भी पक्ष जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो शेयर जो अपने अंशधारी होते हैं वो हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, ठीक है, हर एक के लिए क्या होता है भी, संस्था का उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं कि जो भी अंशधारी उनको उनका क्या हो, एक अच्छा रिटर्न मिले, उनको उन्होंने जो रुपए लगाए उनका अच्छा बेनिफिट मिले, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिले, कस्टमर्स को उनको अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी वस्तु कम रुपए में प्राप्त हो।
ठीक है, गवर्नमेंट को क्या हो, टैक्स मिले, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। द मेन और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भी इनका, कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनका क्या हो भी, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। और उनको क्या हो भी, एक तरह से पूरा प्रयोग में लिया जाए, उनको क्या किया जाए, उनका पूरा उपयोग हो, जितने भी अपने मानव संसाधन है उनका सभी का क्या हो, पूरा उपयोग हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और फिर बाद में क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। प्रॉफिट क्यों कंपलसरी है भाई, प्रॉफिट कंपलसरी, अगर आप इकोनॉमिकली, अगर अपना जो टारगेट है वो क्यों चाहिए भी, अपने को इकोनॉमिकली बेनिफिट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर अपने को संस्था को, वो उसके थ्री रीजन है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको इनकम अर्न करना होगा, प्रॉफिट अर्न, ठीक है। बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न करनी होगी, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस को क्या करना है, लगातार चलाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर इनकम अर्न करनी होगी, अमाउंट कमानी होगी, रुपए अर्न करने होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लाभ, लाभ भी जरूरी होता है भाई। अगर ये बोल रहे हैं कि लाभ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप जो भी, अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो प्रॉफिट क्या होता है भी, लाभ जो होता है वो एक फर्म की सक्सेस होने की क्या होती है, गारंटी होती है, ठीक है ना, एक प्रूफ होता है। अगर कोई फर्म लगातार लंबे समय से क्या कर रही है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो उस फर्म को क्या माना जाता है, एक तरह से अनसक्सेस्ड फर्म माना जाता है, उसको एक तरह से ये माना जाता है कि वो फर्म क्या नहीं है भी, एक तरह से अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रही है। तो अच्छी फर्म उसी को माना जाएगा जो क्या कर रही हो, लगातार एक उचित लाभ या अच्छा लाभ क्या कर रही हो, कमा रही है, ठीक है। क्योंकि लाभ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम आती है और अपना रिस्क भी क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में क्या होता है भी, उसके बाद में आता है, उसके बाद आता है इसमें लाभ के लिए जरूरी, और तीसरा आता है उसमें ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करना, ठीक है ना, उसमें वृद्धि करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने व्यवसाय को क्या करते हो, भी बढ़ाना चाहते हो, आप अपने व्यवसाय को क्या करते हो, बढ़ाना चाहते हो, उसमें उसमें और ज्यादा वृद्धि करना चाहते हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना होगा, क्योंकि अपन प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी अपन क्या कर सकते हैं, उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, उस बिजनेस में लगाएंगे, और उससे अपना बिजनेस क्या होगा, डेवलप होगा, अपने बिजनेस को और ज्यादा डेवलप करेंगे, और ज्यादा नए प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और ज्यादा अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो उससे क्या होगा, अपनी ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ का मतलब ये होता है, ग्रोथ किससे शो होगी, आपकी सेल्स से शो होगी, कि आप कितने सेल्स कर रहे हो, कितना प्रोडक्ट, मतलब आप कितना माल बेच रहे हो, उससे आपकी ग्रोथ का पता चलेगा। आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, उससे आपकी ग्रोथ का क्या होगा, पता चलेगा कि आपने कितना। तो उससे आपको क्या होगा, उसकी ग्रोथ का पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है, ये तो अपना क्या था, संगठनात्मक उद्देश्य है। अब आता है अपना सामाजिक उद्देश्य,